नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इस सीरीज में आप जानते हैं हम बात करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज की, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उत्तराखंड के नहीं, जो ऑल इंडिया के आपके अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, रेलवे के मिलते हैं, अलग अलग एग्जाम में जो जीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके क्वेश्चंस हम यहां पे सॉल्व करते हैं, उनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहां पे कवर करते हैं, जिससे आपका एक अच्छा क्वेश्चन बैंक यहां पर तैयार हो सके और जो अदर एग्जाम हैं, अदर स्टेट्स के एग्जाम हैं, उनके भी क्वेश्चन आपके कवर हो सके। ये हमारा इस सीरीज का छठा पार्ट होगा। इससे पहले हमने 5 वीडियोस को इसमें कवर किया है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और पिछले जो 5 वीडियोस अगर आप उनके क्वेश्चंस को देखेंगे तो उनमें आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो उत्तराखंड में भी ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो इस एमसीक्यू सीरीज से आपका जो जीके है और ज्यादा मजबूत यहां पर हो जाता है। यहां पर हम मिक्स जीके को कवर करते हैं, तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के, कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी के, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के और करंट अफेयर भी देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? यह क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था 2022 में। तो चूना पत्थर के लिए फेमस गुफा जो है वो है आपकी बोर्रा गुफाएं। बोर्रा गुफाएं आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं और यह गुफा चूना पत्थर के लिए काफी ज्यादा फेमस है, तो इसे आपने याद रखना है, बोर्रा गुफाएं। एक एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया, क्यों फेमस है। हो सकता है आपसे उत्तराखंड में ये पूछ लिया जाए या किसी अदर एग्जाम में पूछ लिया जाए ये किस राज्य में है, तो बोर्रा गुफाएं आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट गुफाएं भारत की जिनकी लोकेशन आपसे पूछी जाती है, जैसे अगर हम उंदावली गुफा की बात करें, यह भी काफी फेमस गुफा है, बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। जो बौद्ध भिक्षु हैं प्राचीन काल में यहां रहा करते थे, यह भी आपके आंध्र प्रदेश में है। वराह गुफा की बात करें, वराह गुफा आपके तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम में है। और भीमबेटका गुफाएं, इसकी लोकेशन तो बहुत बार आती है, ये आपके मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, कार्ला की गुफाएं, ये सब कहां हैं? तो ये चारों की चारों, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और कार्ला, ये आपके महाराष्ट्र में पड़ती हैं। तो इस टॉपिक को भी यहां पर आप कवर करते हुए चलें, इन गुफाओं को नोट करते हुए जरूर चलें। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, उदयगिरी की गुफा ये कहां है? तो उदयगिरी जो गुफा है ये भी आपके एमपी में पड़ती है। ठीक है, साथ साथ में हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी कवर करते चलते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और टॉपिक भी साथ में क्लियर होता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ, जिसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिखा जाता है इंग्लिश में, कौन सा है? देखिए शेल्फ क्या होता है, अगर हम महाद्वीपीय शेल्फ की बात करें, महासागरों के किनारे पे ऐसा इलाका जो समुद्र का सबसे उथला इलाका होता है, यानी जहां पर पानी तो होता है लेकिन जमीन काफी ऊपर उठी हुई होती है, उसे बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है वो आपका है साइबेरियाई शेल्फ। ठीक है, कौन सा है? साइबेरियाई शेल्फ। अब यहां पर आपने बताना है जो ये साइबेरियाई शेल्फ है ये कौन से महासागर में पड़ता है। 2 एग्जाम थे पिछले वर्ष के, एक में आपसे पूछा गया दुनिया का सबसे बड़ा शेल्फ बताइए, तो वहां पर तो ऑप्शन में दिया हुआ था साइबेरियाई शेल्फ। ठीक है, जो नॉर्मल शेल्फ होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, उनकी चौड़ाई लगभग आपके 80 किलोमीटर के करीब होती है। जो ये साइबेरियाई शेल्फ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है, इसकी चौड़ाई लगभग 1500 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, तो वहां पर तो डायरेक्ट ऑप्शन में था, यहां पर आपने बताना है कौन से महासागर में है, तो ये साइबेरियाई शेल्फ आपके आर्कटिक महासागर में पड़ता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों बातें याद करेंगे, सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन है? तो वो है साइबेरियाई शेल्फ। पड़ता कहां है? आपके आर्कटिक महासागर में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो संतूर को लोकप्रिय वाद्य यंत्र बनाने का जो श्रेय दिया जाता है एक व्यक्ति को, वो दिया जाता है शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा का 2022 में निधन हुआ है, तो इनको लेकर के क्वेश्चन बन सकता है।
जो प्रसिद्ध म्यूजिशियन होते हैं, जो वादक होते हैं, उनका और उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते रहते हैं। क्वेश्चन बनाएगा शिव कुमार शर्मा किसके वादन के लिए फेमस थे, तो ये थे संतूर वादन के लिए। संतूर को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है, अगर किसी एक व्यक्ति को देना हो तो शिव कुमार शर्मा को दिया जाता है। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित थे, 2001 में इनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, जो अन्य यहां पर ऑप्शन में है उल्लास बापट, राहुल शर्मा, भजन सोपरी, ये सारे भी क्या हैं, संतूर वादक हैं। ठीक है, कई बार इनका भी संबंध पूछ लेता है। नेक्स्ट है, भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है। इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट घटना होगी G20 का जो अधिवेशन होगा, जो सम्मेलन होगा, क्योंकि ये भारत में होगा, तो इससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन हैं वो आपको पता होने चाहिए। G20 की अगर हम बात करते हैं, इसके लिए मुख्य समन्वयक भारत की ओर से हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। 2 व्यक्तियों के नाम अभी आपको याद करने हैं। मुख्य समन्वयक पूछेगा G20 के लिए हर्षवर्धन श्रृंगला, और G20 के लिए भारत की ओर से शेरपा किसे नियुक्त किया गया है, अमिताभ कांत को। तो दोनों के नाम आपने याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जो उनके क्षेत्र अधिकार हैं, उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे कुछ उनके मूल अधिकार क्षेत्र में आते हैं, कुछ अपीलीय अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इस तरीके से। ठीक है, मूल अधिकार क्षेत्र में कौन आते हैं, मूल अधिकार क्षेत्र में ऐसे टॉपिक्स आते हैं, ऐसे मुद्दे आते हैं जब 2 जो संवैधानिक ढांचे होते हैं उनके बीच में अगर कोई विवाद हो जाए, तब सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करता है, और यह फैसला या जो ये अधिकार है, ये जो पावर है उस विवाद में निर्णय देने की, ये सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। तो कौन सा है यहां पर, जो जहां पर आपको लगे कि 2 संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जो 2 ढांचे हैं, आपस में लड़ गए, वो है आपका भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाए, क्योंकि भारत सरकार और राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो ये आपका क्या, आप इसको कह सकते हैं कि संघीय जो 2 ढांचे, क्योंकि भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था है, इनके बीच में अगर कोई विवाद होगा तो निर्णय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, और ये मूल अधिकार क्षेत्र में तो है, ये सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिकार भी है। विशेष अधिकार का मतलब यहां पर यह है कि ये शक्तियां केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। राज्यों के बीच विवाद को लेकर के हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकते, ये पावर केवल किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है, पैटागोनिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। अब देखिए, क्वेश्चन एक ही होता है, वो आपसे एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछता है। तो जब भी आप एक क्वेश्चन को करें, खास तौर पे प्रीवियस ईयर के अगर किसी क्वेश्चन को करें, तो उससे जुड़ी हुई सारी जानकारियों के साथ करें, और जहां पर इनको नोट करें वहीं पर इनको लिखते हुए भी चले। क्वेश्चन बना है, पैटागोनिया का मरुस्थल कहां है। किसी दूसरे पेपर में पूछा गया था ये किस देश में है, तो यहां पर महाद्वीप पूछा गया, वहां पर देश पूछा गया। महाद्वीप है इसका दक्षिण अमेरिका, और अगर देश की बात होगी तो ये आपका मुख्य रूप से अर्जेंटीना में पड़ता है, और कुछ हिस्सा इसका चिली में भी पड़ता है। तो अर्जेंटीना और चिली, एक को चुनना होगा तो अर्जेंटीना को आप चूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों में पड़ता है आपका पैटागोनिया मरुस्थल, और ये दोनों देश दक्षिण अमेरिकी देश हैं। ठीक है, जो ये पैटागोनिया मरुस्थल है, ये आपके अटलांटिक महासागर और एंडीज पर्वत के मध्य में घिरा हुआ है, यानी कि इसके दोनों ओर क्या है, एक तरफ इसका अटलांटिक महासागर है और दूसरी तरफ एंडीज पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रित्जगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। प्रित्जगर पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, ये आपका वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, जो आर्किटेक्चर होते हैं उनको दिया जाता है प्रित्जगर पुरस्कार। ठीक है, एक होता है पुलित्जगर, पुलित्जगर अलग है। ठीक है, वो अलग है, वो आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जगर। ठीक है, यह है प्रित्जगर, ये आपके वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार इसे माना जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत 1979 से हुई थी, और भारत के पहले व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है, कौन है, उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। ठीक है, तो बालकृष्ण दोषी एकमात्र विजेता हैं भारतीय जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है।
उनको 2018 में इससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, और 2020 में बालकृष्ण दोषी को पद्म भूषण भी दिया गया है, तो इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? देखिए, खालसा भूमि ऐसी भूमि होती थी जिसके ऊपर डायरेक्ट सुल्तान का अधिकार होता था। वहां से जो भी अर्निंग होगी, जो भी राजस्व वहां से मिलेगा, डायरेक्ट किसके अधिकार क्षेत्र में रहती थी ये भूमि? ये रहती थी सुल्तान के क्षेत्र में। ऐसी भूमि को खालसा भूमि कहते थे। और किसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी का काल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग पद्धति, इसका इस्तेमाल फॉसिल्स जो होते हैं, जीवाश्म जो होते हैं, इनकी उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो देखिए, मानव संसाधन के विकास को सबसे ज्यादा प्राथमिकता ये दी गई थी 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में चली, और इस दौरान जो सबसे मेन माना गया, सबसे मुख्य रूप से जिसमें ध्यान दिया गया, वो थी मानव संसाधन का विकास। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में बनता है। पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली, शुरुआत से लेकर के आखिर तक, अलग से एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आप उसे हमारे इस चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। पूरा टॉपिक आपको एक सिंगल वीडियो में समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हमारी एक और जो नई सीरीज चल रही है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रही होगी। एक वीडियो एक टॉपिक सीरीज, जिसमें हमने अभी तक 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, और बाकी के टॉपिक्स भी आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर आपने बताना है कौन सा कथन गलत है। तो चलिए इनको चेक करते हैं, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का पिता एम स्वामीनाथन को माना जाता है। तो डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक मानते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। ओवरऑल अगर हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो एम स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है, पहले चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। तो ये भी इसका सही है। देखिए, हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं, हरित क्रांति का प्रभाव ऐसा नहीं था कि पूरे देश में था, कुछ इलाकों में था, जिसमें आपका हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र इसमें शामिल था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन्हीं क्षेत्रों में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा था। बाकी ज्यादा इसका प्रभाव अन्य राज्यों में नहीं पड़ा। तो ये भी इसका सही है। हरित क्रांति से चावल, दाल, गन्ना के उत्पादन में काफी वृद्धि हो गई थी। तो ये वाला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। देखिए, हरित क्रांति का प्रभाव जो दलहन फसलें थी, जो दाल वगैरह हमारी थी, जो गन्ना था, इनके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा था। हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था वो आपका सबसे ज्यादा गेहूं के उत्पादन में पड़ा था। इसे आपने याद करना है। ठीक है, अगर पूछेगा हरित क्रांति से सबसे ज्यादा जो उत्पादन बढ़ा वो किस अनाज का बढ़ा, तो वो था गेहूं। ठीक है, जो मोटे अनाज थे, जो दलहन थे, जो तिलहन वाली फसलें थी, उनके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि जो गन्ना है, चाय है, कपास है, इनके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मेन आपको क्या याद करना है, हरित क्रांति से गेहूं को आपने याद करना है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन सी वाला गलत है। ठीक है, हरित क्रांति शुरू कब हुई थी? तो 1967-68 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ परियोजना दी है, एक तरफ राज्य दिया है, बताना है कौन सी परियोजना राज्य से संबंधित नहीं है। टिहरी बांध परियोजना आप सभी जानते हैं उत्तराखंड से है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश से है। तिलैया परियोजना ये बिहार की नहीं है, तिलैया परियोजना आपके झारखंड की है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तुलबुल परियोजना ये जम्मू कश्मीर की है, ये भी आपका सही है। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और जल्दबाजी में आपने इसको टिक नहीं करना है। प्रश्न में पूछा गया है मुख्य तटीय सीमा की लंबाई बताइए।
अगर कुल तटीय सीमा पूछा होता तब इसका आंसर 75-16 होता। प्रॉपर आंसर 75-16.6 किलोमीटर इसका होता अगर कुल पूछा होता। यहां पर पूछा है मुख्य तटीय सीमा, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तट रेखा की लंबाई आपने बतानी है, जो कि है आपकी 6100 किलोमीटर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल में पूछेगा तो जैसे मैंने आपको बोला 75-16.6 किलोमीटर, मुख्य भूमि का पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन बनता है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तट रेखा से लगे हैं यानी कि समुद्र से लगे हुए कितने राज्य हैं? तो इस चीज को याद करना, समुद्र से लगे हुए स्टेट इनकी संख्या है 9 और समुद्र से लगे हुए आपके यूनियन टेरिटरी इनकी संख्या है 4। तो टोटल कितने हैं? ये है टोटल 13। 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 राज्य में कौन कौन शामिल है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, ये इसमें आते हैं। 4 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन दीव। तो इनको आपने याद करना है, कई बार यहां पर नाम पूछ लेता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? तो सबसे लंबी तटीय सीमा है गुजरात की और सबसे छोटी पूछेगा तो गोवा की। ठीक है, तो तट रेखा को लेकर के ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं। बहुत जल्द हमारी जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है जीके की, आपको उसमें ज्योग्राफी के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। अभी हमने संविधान को शुरू किया है, जल्द आपकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी यहां पे शुरू हो जाएगी। तो सारी चीजें आपकी एक जगह पर कवर हो जाएंगी, क्योंकि उत्तराखंड के एमसीक्यूज हम कवर करते रहते हैं। 89 पार्ट्स हम कर चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की मास्टर वीडियोस को कवर कर चुके हैं, जिले वाइज कवर कर चुके हैं, हिस्ट्री के नोट्स कवर कर चुके हैं। और हिंदी की अगर बात करें तो व्याकरण को हमने कवर किया है। जो लेखक परिचय हैं, लेखकों को हम 2 सिंगल वीडियो में कवर कर चुके हैं मास्टर वीडियोस के अंदर। इन सब चीजों का आप रिवाइज करते रहें, आपके एग्जाम में आपको इससे डेफिनेटली फायदा जरूर होगा। नेक्स्ट है हमारा, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो देखिए, जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, उर्वरता को बढ़ाने के लिए वहां पर दलहनी फसलें अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है, किस प्रकार की फसलें? जो दलहन फसलें होती हैं उनकी खेती की जाती है, उनको उगाया जाता है, उससे मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। यहां पर बात करें दलहनी फसल कौन है, तो आप देखेंगे उड़द है। दलहनी फसलों में आपकी मूंग, अरहर, उड़द, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन, ये सारी फसलें आ जाती हैं और यही इसमें इंपॉर्टेंट फसलें हैं, 5-6 ही हैं। तो जहां पर भी आपसे ऐसा क्वेश्चन बने, आपको इस क्वेश्चन को ऐसे याद नहीं करना कि सिर्फ उड़द याद कर लिया, जहां पर भी उर्वरता बढ़ानी होगी। अगली बार आपको यहां पर सोयाबीन दे देगा, तो दलहन फसलें याद करनी है और यही 5-6 फसलें जो मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करें। मूंगा, अरहर, उड़द, चना, मटर, मसूर और सोयाबीन, इन्हीं को आपको वो बार बार चेंज करके देगा। तो जहां पर भी उर्वरता बढ़ानी हो वहां पर कौन सी फसल की जाती है? दलहनी फसलें। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, डायरेक्ट फसलें नहीं देगा, सीधा पूछेगा उर्वरता बढ़ाने के लिए किस प्रकार की फसलें की जाती हैं? मोटे अनाज की फसल की जाती है, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, इस तरीके से। तो दलहन आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, पहले क्वेश्चन आता था, कई बार रिपीट हुआ पेपरों में, झूम कृषि से आप क्या समझते हैं? अब पूछा जाता है धारणीय कृषि से आप क्या समझते हैं? धारणीय कृषि हिंदी में अगर बात करें, अगर शुद्ध हिंदी में सतत विकास, आपने सुना होगा कई बार, तो सतत विकास की जगह पर ही है ये सतत कृषि। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास होता है विकास करना है, लेकिन ऐसे विकास करना है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। उसी प्रकार धारणीय कृषि यानी सतत कृषि, इसका मतलब यह हुआ कृषि इस प्रकार करें कि भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, उसे कहा जाता है सतत कृषि या धारणीय कृषि। इसे आपने याद करना है। ठीक है, कि कृषि इस प्रकार से की जाए कि भूमि को नुकसान ना हो, उसकी गुणवत्ता बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसने किया था? तो देखिए, 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया गया था। ठीक है, जो शासन व्यवस्था में मदद करते थे इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था, लेकिन हमें पूछा है समाप्त किसने किया? समाप्त किया था बलबन ने। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा इस ग्रुप को, तुर्कान ए चहलगानी को बनाया किसने, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश। और अगर पूछेगा इसे खत्म किसने किया? बलबन ने किया।
ठीक है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। किसकी पुत्री थी? इसी इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो देखिए, जैव विकास का जो सिद्धांत है इसको सबसे पहले प्रतिपादित किया था, देने का जो काम किया वो लेमार्क के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो देखिए, जब मतदान के दौरान हाथ पे जो स्याही लगाई जाती है ये आपके सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा होती है? तो देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता की बात करते हैं, इसकी शुरुआत 1935 का जो अधिनियम था इसके तहत होती है, ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव भी कराए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि जो 1937 में प्रांतीय चुनाव करवाए गए थे भारत के अंदर, किस अधिनियम के बेस पर थे? इसी अधिनियम के बेस पर थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है, ये अधिनियम किस कमेटी की सिफारिश पर, किस कमीशन की सिफारिश पर बना था? तो काफी फेमस कमीशन था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की सिफारिश पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 बना था और यही बहुत बड़ा स्रोत है भारत के संविधान का। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत संविधान में किस देश से लिया गया है? तो देखिए, हमारे संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो इमरजेंसी पावर्स हैं, किसको दी गई हैं? ये दी गई हैं केंद्र को। और केंद्र इनका इस्तेमाल कैसे करता है? संसद के माध्यम से। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली किसके पास है? संसद के पास है, लेकिन इस्तेमाल करता है केंद्र। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं कि पूछेगा अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, ऑप्शन में दे दिया केंद्र, उसके नीचे दे दिया संसद, तो आप संसद को टिक करेंगे, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है, जो ये अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं केंद्र के पास, यानी कि केंद्र थोड़ा मजबूत होगा, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जो हमारी संघीय व्यवस्था है ये हमने कनाडा से ली है। देखिए, दो शब्द हैं, एक है आपका संघीय व्यवस्था और एक है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है, संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से ली है कि राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा, लेकिन जो स्पेशल पावर्स होंगी वो केंद्र के पास होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको आपने याद करना है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का इस्तेमाल 36 बार किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार है, गंगा का उल्लेख 1 बार है, यमुना का उल्लेख 3 बार है। तो इस तरीके से कई बार नंबर भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कपास के रेशों को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास के रेशे, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हाल ही में आपसे पूछा गया था। कपास के रेशे हमें बीजों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो कपास के रेशे कहां से प्राप्त किए जाते हैं? बीज से हमें मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपको प्रसिद्ध घास के मैदान दिए हैं और कौन से महाद्वीप में है, कहां पड़ते हैं, वो दिया है। चलिए इनको देखते हैं। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, पंपास दक्षिणी अमेरिका में, वेल्ड आपके दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। स्टेपिस की बात करें, क्या ये उत्तरी अफ्रीका में है? तो ये गलत हो जाएगा। स्टेपिस जो आपके हैं ये आपके एशिया और यूरोप का जो हिस्सा है, जिसे यूरेशिया के नाम से जाना जाता है, वहां पड़ते हैं। अगर किसी एक देश का नाम लेना हो तो आप रूस का नाम यहां पर ले सकते हैं। ज्यादातर आपको ऑप्शन में यही देता है, एशिया देता है, कई बार आपको यूरेशिया देता है, ठीक है। और अगर देश का नाम पूछेगा तो रूस पूछेगा, यहां पर उत्तरी अफ्रीका में ये नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? इनमें अगर हम बात करें, पहला राजा जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी वो था महमूद गजनवी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? तो देखिए, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स इसे 2022 में ही लॉन्च किया गया था और इसका नाम है IC15। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो क्रिप्टो वायर करके कंपनी है, इसने इसे लॉन्च किया है। भारत का यह पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर ने। नाम क्या है? IC15, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी?
तो देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, दिल्ली सल्तनत में किसने सबसे पहले स्थायी सेना रखी। दूसरा, सबसे बड़ी सेना किसके पास थी। तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी के पास। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। बाजार नियंत्रण जो पॉलिसी है, सबसे पहले इसे लागू किसने किया, किसने इसे अपनाया। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया। ये बाजार नियंत्रण वाली जो पॉलिसी ये लेकर आया था वो भी इसके सैनिकों के लिए ही ये लाया था, ताकि इसके सैनिकों को आसान चीजें, सस्ती चीजें प्रोवाइड ये करवा सके। तो सेना पर विशेष ध्यान दिया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है। तो देखिए अगर कोई विधेयक राज्यसभा में गिरता है तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, केवल इससे यह मान लिया जाएगा कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोकसभा में कोई विधेयक गिर जाता है तो वहां पर दिक्कत होती है सरकार के लिए, उसे अपना बहुमत साबित करना होता है, और अगर नहीं कर पाते तो फिर इस्तीफा देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है। अब देखिए यही क्वेश्चन आपसे पिछले साल उत्तराखंड में भी पूछा गया, लेकिन अलग तरीके से। यहां पर पिछले साल ये एसएससी में पूछा गया, लेकिन अलग तरीके से। अभी मैं आपको दोनों के बीच में जो जुड़ाव है वो बताता हूं, फिर आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन एक ही था, बस लैंग्वेज घुमा दी, पूछने का तरीका बदल दिया। क्वेश्चन आया था उत्तराखंड में कि शीतकालीन वर्षा भारत में ज्यादा कहां होती है। तो आपने पढ़ा है सबसे ज्यादा शीतकालीन वर्षा के लिए तमिलनाडु जाना जाता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आया था, बनता है जो पेपरों में, तमिलनाडु का जो समुद्री तट है उसे क्या बोला जाता है। तो तमिलनाडु के समुद्री तटों को कोरोमंडल तट बोला जाता है। अब क्वेश्चन पूछा है कोरोमंडल पर ज्यादा वर्षा कब होती है। शीतकाल के समय में होती है, अक्टूबर नवंबर में यहां पर बारिश होती है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तमिलनाडु में जो ये कोरोमंडल तट है, दोनों समय में बारिश होती है, गर्मियों में भी सर्दियों में, लेकिन सर्दियों की जो बारिश होती है वो गर्मियों से अधिक होती है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। पहली, शीतकालीन वर्षा ज्यादा कहां होती है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ही तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और यहां पर वर्षा शीतकाल में अधिक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो इसीलिए जब आप चीजों को जोड़कर पढ़ते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कितना भी उसको घुमा दे, आप कैसे भी करके उसके आंसर को वहां पर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो जो नीति निदेशक तत्व होते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में डीपीएसपी इनको कहा जाता है, इनको लागू करना ये निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति पर और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। इसे आपने याद करना है। डीपीएसपी को संसद के द्वारा न्यायालय की इच्छा पर, जनता की इच्छा पर लागू नहीं किया जा सकता। ये न्यायालय के द्वारा भी लागू नहीं करवाए जा सकते, जैसे मौलिक अधिकार करवा सकते हैं। तो डीपीएसपी जो राज्य में कैसे साधन है उन पर डिपेंड करता है और राज्य सरकार पर यह डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। तो लाल कुर्ती के रूप में किसे जाना जाता है, लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता था, यह जाना जाता था खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है, जो आंदोलनकारी थे उस समय, खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में इन्होंने यह संगठन बनाया था और इन्हीं को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। तो इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो सीरीज है, हमारी टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और उसका हमने आज छठा वीडियो यहां पे कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।